Bismillahirrahmanirrahim. Now we are starting our new major topic, which is renal disorder or kidney disorders. And in these disorders, we will discuss two major issues pertaining to kidneys, that is acute renal failure and chronic kidney disease. So now let us start with acute renal failure. Like every disease, सबसे पहले हमने इसकी definition को देखना है कि definition क्या है इसकी. Acute renal failure is the sudden, potentially reversible interruption of kidney functioning resulting in retention of nitrogenous waste products in body fluids. Acute renal failure क्या है? एक sudden इसका onset है, अचानक वाक़ होगा. But the good thing is that it is potentially reversible. ये reversible है. किस an interruption of kidney function, यानी जो भी kidney function interrupt होगा वो reverse हो जाएगा. दैट इज गुड थिंग. तो सडन है, पोटेंशियली रिवर्सेबल किडनी फंक्शन का इंटरप्शन है, जिसके नतीजे में क्या होगा? रिजल्टिंग इन रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी फ्लूइड्स. लाजिम बात है क्योंकि किडनी का फंक्शन ही यही है, मेजर फंक्शन इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. तो अब अगर किडनी का फंक्शन इम्पेयर होगा एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से, तो डेफिनेटली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में रिटेन होना शुरू हो जाएंगे और इनके लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे. तो ये जो थी इसकी डेफिनेशन थी. अब अगर हम डेफिनेशन को देखें तो उसमें तीन मेजर पॉइंट्स क्लियर किए गए. एक तो ये कि ARF जो होगा एक्यूट रीनल फेलियर, ये सडन होगा. दूसरा, जो भी ये डिसऑर्डर होगा, ठीक है, एक तो ये कि सडन डिसऑर्डर होगा किडनी फंक्शन का. अच्छा, एक तो सडनली होगा. दूसरा ये कि ये जो भी किडनी फंक्शन डिसऑर्डर हो रहा है ये रिवर्सेबल होगा, विच इज़ गुड थिंग कि भाई ठीक हो जाएगा. अच्छा, बहरहाल जब तक के लिए ये हो जाएगा, जितनी देर ये रहेगा, उस दौरान जो किडनी का फंक्शन है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना वो नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से यही नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट विल बी रिटेन्ड इन द बॉडी. नाउ क्लासिफिकेशन एंड एटियोलॉजी. डेफिनेशन के बाद जो है अब आ जाती है इसकी क्लासिफिकेशन. तो ARF इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स कॉज, जिसमें आपके पास आ जाते हैं तीन मेजर टाइप्स की. एक है प्री रीनल ARF यानी प्री रीनल एक्यूट रीनल फेलियर. दूसरी टाइप है इंट्रिंसिक ARF और इंट्रिंसिक रीनल फेलियर. और तीसरी टाइप है पोस्ट रीनल ARF और पोस्ट रीनल एक्यूट रीनल फेलियर. तो ये तीन टाइप्स हैं. अब इनमें देख लेते हैं इनमें फ़र्क क्या है. तो अगर हम इनको सबसे पहले प्री रीनल ARF को बात करते हैं, तो इट स्टेम्स फ्रॉम इम्पेयर्ड रीनल परफ्यूजन विच मे रिजल्ट फ्रॉम, यानी क्या हो रहा है? रीनल परफ्यूजन, ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स द किडनी इज इम्पेयर्ड, विच मे रिजल्ट फ्रॉम. और ये क्यों हो रहा है? इम्पेयर्ड रीनल परफ्यूजन क्यों हो रहा है? मे बी, पहला पार्ट क्या है? रिड्यूस आर्टेरियल ब्लड वॉल्यूम. ब्लड वॉल्यूम, जो आर्टरी का ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो गया है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, या बॉडी में हैमरेज हो गया, कहीं पे ब्लड लीक आउट हो गया वहाँ से. वोमिटिंग में भी डिहाइड्रेशन हो जाती है, डायरिया में भी हो जाता है, या अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड लॉस, वही डायरिया में होता है फ्लूइड लॉस, वो वोमिटिंग में होता है फ्लूइड लॉस. इन तीनों कंडीशन में डिहाइड्रेशन होती है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है. जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेफिनेटली किडनी सप्लाई जो होगी ब्लड की वो भी कम हो जाएगी. और जब किडनी सप्लाई कम होगी तो किडनी फंक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा. इसके अलावा यूरिनरी लॉसेस फ्रॉम एक्सेसिव डायूरेसिस. एक्सेसिव डायूरेसिस की वजह से भी ऐसा हो सकता है. अच्छा, तीसरा पॉइंट है डिक्रीज कार्डिक आउटपुट फ्रॉम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF की वजह से. ठीक है, तो CHF की वजह से भी ऐसा मुमकिन हो सकता है. CHF की वजह से जब ऐसा मुमकिन होगा तो फिर ये जैसा कि हमें पता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हार्ट इज नॉट कैपेबल और द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट इज नॉट इनफ टू पंप आउट द ब्लड इन सफिशिएंट क्वांटिटी और एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, जिसको और क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल टेम्पोनेट. इसके अलावा क्या है? रीनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन, फॉर एग्जाम्पल स्टीनोसिस. स्टीनोसिस क्या होती है? एक रुकावट होती है,
ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से रुकावट हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। रीनल ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट हो गई, यानी किडनी आउटपुट जो कार्डियक आउटपुट है वो भी सही है, कोई डिहाइड्रेशन भी नहीं है, कोई फ्लूइड लॉस भी नहीं है, डायलिसिस भी नहीं हो रहा, सब कुछ सही है। तो फिर किडनी को ब्लड सप्लाई क्यों सही नहीं हो पा रही? जब हमने अल्ट्रासाउंड या स्कैन कराया, सीटी स्कैन कराया, तो पता चला कि रीनल ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन यानी स्टेनोसिस हुआ है। तो इस वजह से भी प्री रीनल एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट जा सकता है। इसके बाद आइए सीवियर हाइपोटेंशन। पेशेंट को हाइपोटेंशन है, तो उस सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है कि जो है वो सिचुएशन जो होगी वो ऐसी हो जाएगी कि जिसमें हाइपोटेंशन में के पेशेंट जो होगा वो उसकी ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स किडनी कम हो जाएगी, यानी इम्पेयर्ड रीनल परफ्यूजन हो जाएगा। तो ये जो थी जर्नल कॉजेज या मेजर कॉजेज थी प्री रीनल ARF की। यानी देखिए, अब इसमें जो बात समझाने की कोशिश की जा रही है वो ये की जा रही है, क्या इधर यहाँ पे कहीं पे तस्करा आया कि किडनी के जो अपना फंक्शन है उसके सेल सही काम नहीं कर रहे? कहीं पर भी नहीं आया। ये सिर्फ यही बता रहे हैं कि किडनी से पहले कहीं कोई प्रॉब्लम है। किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी से पहले कोई प्रॉब्लम है। इसी वजह से इसको कहा गया है प्री रीनल, यानी किडनी से पहले। अब आइए सेकेंड टाइप पर, दैट इज इंट्रिंसिक ARF और इंट्रिंसिक एक्यूट रीनल फेलियर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रारेनल और पेरेन्काइमल ARF। ठीक है, क्योंकि जो किडनी के सेल्स होते हैं वो पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं, इसी वजह से इनको पेरेन्काइमल ARF या इंट्रारेनल यानी रीनल के अंदर, किडनी के अंदर का ARF है। यानी इसमें क्या होगा, बेसिकली किडनी इटसेल्फ उसमें देयर इज सम प्रॉब्लम, और इसी वजह से यहाँ पे आगे ये क्या लिख रहे हैं, रिफ्लेक्ट्स स्ट्रक्चरल किडनी डैमेज। किडनी में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज आ गया रिजल्टिंग फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ये जो कंडीशन है इनमें से कोई वजह हो सकती है। पहली वजह क्या हो सकती है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल्स जो है एक्यूटली उनमें नेक्रोसिस हो गया। ठीक है, नेक्रोसिस क्या होता है, सेल डेथ। द लीडिंग कॉज ऑफ ARF में बी एसोसिएटेड विद, और ये जो ATN है ये लीडिंग कॉज ऑफ ARF है, और इस किस वजह से हो रही है, एक्सपोजर टू नेफ्रोटॉक्सिक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स मशहूर हैं कि दे कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इनकी वजह से हो गया। अनेस्थेटिक एजेंट से हो गया, ठीक है, लाइक आइसोफ्लोरेन, फेनफ्लोरेन, हेलोथेन। ठीक है, पेस्टिसाइड्स, सपोज दैट वो किसान था और पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर रहा था, वो उससे इनहेल हो गया और उसके लंग के जरिए ब्लड में आ गया, और ब्लड से जो है किडनी तक पहुंच गया, और वहाँ पे जाके उसने एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कर दिया। ऑर्गेनिक मेटल्स भी कर सकते हैं, एंड रेडियो ओपैक कंट्रास्ट मटेरियल, रेडियो ओपैक मटेरियल यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ये भी एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस यानी ट्यूबुलर नेक्रोसिस कर सकते हैं। इसके अलावा इस्कीमिक इंजरी, फॉर एग्जाम्पल सर्जरी, सर्कुलेटरी कोलैप्स और सीवियर हाइपोटेंशन। ठीक है, इसकी वजह से भी किडनी सेल्स डैमेज हो गए, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गया, और जिसके नतीजे में जो है वो पेशेंट इंट्रिंसिक ARF यानी इंट्रारेनल या पेरेन्काइमल ARF में चला गया। पिगमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हीमोलिसिस या मायोग्लोबिन यूरिया। ठीक है, यानी हीमोलिसिस आयरन डिपॉजिट हो गया, आयरन पिगमेंट्स किडनी में जाके, मायोग्लोबिन्स जो है वो डिपॉजिट हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए, तो जिसकी वजह से जो है वो ट्यूब्यूल्स जो है उसमें नेक्रोसिस हो गया। इसके अलावा एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के इन्फ्लेमेशन हो गई, ग्लोमेरुल एंड नेफ्रॉन की, ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन और नेफ्रॉन की, उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा ट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शन, जो रीनल ट्यूब्यूल है उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, फॉर एग्जाम्पल हीमोलिटिक रिएक्शन यानी वही ब्लड सेल्स डैमेज की वजह से क्लॉट हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया, वहाँ पे हीमोलाइसिस हो गया यानी ब्लड, और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स यानी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो होते हैं वो वहाँ पे डिपॉजिट हो गए, हार्ड मास बन गए, सॉलिड मास में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वजह से जो है उन्होंने ट्यूब्यूल्स को डैमेज कर दिया। इसके अलावा एक्यूट इन्फ्लेमेशन, फॉर एग्जाम्पल एक्यूट ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस एंड पेपिलरी
नेक्रोसिस, यानी जो किडनी के पेपिलरी सेल्स हैं उनकी बात हो रही है ये, ठीक है। तो किडनी के जो पेपिलरी सेल्स हैं वो उनमें भी ये चीज़ हो सकती है, दैट में ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद नेक्रोसिस। तो उसमें भी जो है वो फिर वो इंट्रिंसिक रीनल फेलियर यानी इंट्रिंसिक पेरेन्काइमर ARF कॉज कर सकता है। इसके अलावा रीनल वेस्कुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन ब्लड वेसल्स ऑफ द किडनी। इसके अलावा मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन ये भी कर सकता है, एंड रेडिएशन नेफ्राइटिस यानी रेडिएशन की वजह से पेशेंट जो था वो इसमें चला गया, तो दैट में ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद इंट्रिंसिक रीनल फेलियर। तो यहाँ पे किडनी के अंदर डैमेज आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रीनल फेलियर या इंट्रा रीनल और पेरेन्काइमल ARF। ये ऑल्टरनेट टर्मिनोलॉजी है। इसके बाद थर्ड टाइप पर हम आते हैं। थर्ड टाइप क्या है? पोस्ट रीनल ARF, यानी अब ये किडनी के बाद है। रिजल्ट्स फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो एनीवेयर अलोंग द यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट के अलोंग कहीं पर भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है जिसकी वजह से यूरिन का आउटपुट नहीं हो पा रहा। क्या कहाँ हो सकता है? यूरेथ्रा में, यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, लाइक फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर कोई कैलकुलस बन गया, कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड क्रिस्टल या थ्रोम्बस बन गया, वही हेमोलिसिस हेमोलिटिक रिएक्शन के नतीजे में। या फिर ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन अगेन फ्रॉम कैलकुला यानी कैल्शियम स्टोन, थ्रोम्बा, ट्यूमर है ब्लैडर में या इन्फेक्शन की वजह से भी। यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन में एक और जो चीज़ है दैट इज स्ट्रक्चर्स, यानी वो ये कि कोई रुकावट आ गई, स्ट्रक्चर यानी जो स्फिंक्टर है वो सही काम नहीं कर रहा है। ट्यूमर्स और प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी अगर हाइपरट्रॉफी होगी तो उसमें भी ये यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन होती है और यूरिन पास करने में मुश्किल होती है। इसके अलावा एक्सट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन एज फ्रॉम हीमाटोमा, यानी किडनी से बाहर कहीं हीमाटोमा हो गया, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और एक्सीडेंटल सर्जिकल लाइगेशन, यानी एक्सीडेंटली सर्जिकल लाइगेशन हो गई, ब्लॉकेज हो गई और गलत जॉइंट लग गए सर्जरी में, जिसकी वजह से जो है वो किडनी से जो है वो यानी जो वहाँ से जो कहीं पे यूरेटर हो गए या ब्लैडर हो गई या यूरेथ्रा हो गया, वहाँ से फिर यूरिन का आउटफ्लो जो था वो ब्लॉक हो गया। तो ये सारी चीज़ें किडनी के बाद हैं, तो इस वजह से इनको पोस्ट रीनल एक्यूट रीनल फेलियर कहा जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इन तीनों इस क्लासिफिकेशन को जो है वो किस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आपने ये याद रखना है क्योंकि क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से ये तीनों याद रहने चाहिए। क्यों याद रहने चाहिए? क्योंकि तीनों का ट्रीटमेंट भी अलग है। प्री रीनल को अलग तरीके से ट्रीटमेंट करना है, इंट्रिंसिक को अलग तरीके से ट्रीटमेंट करना है और पोस्ट रीनल को अलग तरीके से ट्रीटमेंट देना है। नाउ अब हम आते हैं पैथोफिजियोलॉजी पे, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? ARF प्रोग्रेसेस इन 3 फेजेस, 3 फेजेस में। पहला क्या है? इनिशिएटिंग फेज, ठीक है। इनिशिएटिंग फेज, इनिशिएटिंग फेज हमें क्या बता रहा है? द इनिशिएटिंग फेज इज डिफाइंड एज द टाइम बिटवीन रीनल इंसल्ट and the point at which extra renal factor no longer reverse the damage caused by the obstruction or other cause of ARF. तो initial phase क्या है कि the time between the renal insult यानी renal cells पे कोई इफेक्ट पड़ा उसका, यानी उसको डैमेज करने के लिए, and the point at which the extra renal factor no longer reverse the damage, यानी डैमेज इतना ज़्यादा हो गया कि अब वो रिवर्स नहीं हो सकता। अब वो डैमेज किससे? ऑब्स्ट्रक्शंस भी हो सकती है या जो भी हमने ऊपर कॉजेज पढ़ी हैं उनमें से कोई भी कॉज हो सकती है। दिस फेज में नॉट बी वेल डिफाइंड क्लिनिकली एंड मे एस्केप नोटिस्ड और डायग्नोसिस। आमतौर पे शुरू में इस फेज का, इनिशिएटिंग फेज का पता ही नहीं चलता, अननोटिस्ड रह जाता है और इसी वजह से उस वक्त इसका डायग्नोसिस नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि पेशेंट जो है वो ARF में जाना शुरू हो गया है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट में ड्रॉप मार्कली टू 400 ml और लेस, ठीक है। यूरिन आउटपुट 400 ml पर डे तक चला जाएगा या कम, इससे भी कम हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ओलिगोयूरिया। वैसे इन जनरल देखा जाए
तो यूरिन का आउटपुट जो एवरेज आउटपुट है, एवरेज वो है 1500 ml पर डे, या नॉर्मल जो है उसका एवरेज जो है, मैं एवरेज मीन वैल्यू की बात कर रहा हूँ, 1500 ml पर डे। तो अब आप ये देख लीजिए कि यूरिन आउटपुट कितना कम हो रहा है, और इसको जब यूरिन आउटपुट कम हो जाता है तो इसको साइंटिफिकली ओलिगोयूरिया कहा जाता है। इन सम पेशेंट्स यूरिन आउटफॉल्स बिलो 100, इवन के कुछ केसेस में ये बिलो 100 तक चला जाता है, जिसको एन्यूरिया यानी यूरिन आना ही बंद हो गया ऑलमोस्ट, तो उसको एन्यूरिया कहा जाता है। ओलिगोयूरिया में लास्ट ओनली आवर्स और एज लॉन्ग एज 4 to 6 वीक्स, यानी चंद घंटे से लेके 4 से 6 हफ्ते तक ये ओलिगोयूरिया रह सकता है। हाउएवर it has been shown that 40 to 50% of ARF patient are not oliguric or anuric। लेकिन ये भी नोटिस रखना चाहिए, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि 40 to 50% पेशेंट ऐसे भी होंगे कि जिनमें ना तो ओलिगोयूरिया होगा ना एन्यूरिया होगा, लेकिन वो ARF के केस होंगे। अच्छा, अब इसके बाद आइए नाइट्रोजेनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। नाइट्रोजेनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट इन द ब्लड, डेफिनेटली। जब हमने अभी बात की कि किडनी का फंक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जब पेशेंट रीनल फेलियर में जा रहा है, किडनी फंक्शन सही नहीं गए है, किडनी फंक्शन इज इम्पेयर्ड, तो इन दिस सिचुएशन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और ब्लड में इनका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि कैसे पता चलेगा? एजोटीमिया। एजोटीमिया क्या है? reflects urea accumulation due to impaired glomerular filtration and concentrating capacity, यानी ब्लड में कॉन्सेंट्रेटेड होना शुरू हो जाएगा यूरिया और फिल्टर होना बंद कर देगा इम्पेयर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की वजह से, जिसकी वजह से एजोटेमिया यानी ब्लड में जो होगा वो यूरिया लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन, सल्फेट, फॉस्फेट एंड ऑर्गेनिक एसिड लेवल्स क्लाइंब रैपिडली, ये भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सीरम क्रिएटिनिन, सल्फेट लेवल, फॉस्फेट लेवल, ऑर्गेनिक एसिड्स दूसरे लाइक यूरिक एसिड्स, ये भी जो है ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें ये रिप्रेजेंट करेंगी कि जो है वो पेशेंट को जो है वो देयर इज सम प्रॉब्लम इन द किडनी। इसके अलावा द सीरम सोडियम कंसंट्रेशन फॉल्स बिलो नॉर्मल फ्रॉम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड शिफ्टिंग एंड डाइल्यूशन। दो वजूहात होंगी कि सीरम कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कम होना शुरू हो जाएगी, यानी सोडियम का जो नॉर्मल लेवल है वो उससे कम होना शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है सोडियम का नॉर्मल लेवल क्या है? तो सोडियम का नॉर्मल लेवल जो है वो होता है 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से 147 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट? 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से 147 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अच्छा, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है सोडियम कंसंट्रेशन, इसलिए ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये जो लेवल होगा इसका, ये हो जाएगा फॉल बिलो नॉर्मल, यानी 135 से भी नीचे आ जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होगी कि जब सीरम में जब इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होगा तो उसके नतीजे में ब्लड का पीएच जो होगा वो एसिडिक होना शुरू हो जाएगा, और उसके नतीजे में सोडियम जो होगा वो सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा और पोटेशियम सेल से बाहर आना शुरू कर देगा। तो उस वजह से सोडियम लेवल जो होगा ब्लड में कम होना शुरू हो जाएगा और पोटेशियम लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है क्योंकि बॉडी में वाटर एक्यूमुलेशन भी बढ़ गई, क्योंकि जब यूरिन आउटपुट कम हो गया तो वाटर एक्यूमुलेशन भी तो होगी बॉडी में। अब जब वाटर एक्यूमुलेशन होगी तो उससे भी सोडियम डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा और उस डाइल्यूशन की वजह से भी सोडियम कंसंट्रेशन जो होगी वो फॉल्स बिलो द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से भी कम हो जाएगी। तो ये रीजन होगा सोडियम कंसंट्रेशन के ब्लड में कम होने का। अच्छा, नेक्स्ट इज द हाइपरकैलेमिया, यानी पोटेशियम लेवल बढ़ेगा। ये मैं अभी भी आपको बता चुका हूं। अकर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अभी मैंने आपको बताया कि जब मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगी बॉडी में और जो है वो यूरिक एसिड लेवल और दूसरे एसिड्स बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो नतीजा ये निकलेगा कि जो ब्लड का पीएच है वो एसिडिक होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब
ब्लड का पीएच एसिडिक होने लगे तो सोडियम सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाता है, यानी इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, इंट्रासेल्यूलर मूवमेंट शुरू हो जाती है और पोटेशियम सेल से बाहर आना शुरू हो जाता है। इसी वजह से इस कंडीशन में हाइपरकैलीमिया होगा। अच्छा, अब पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा। अच्छा, पोटेशियम का नॉर्मल रेंज क्या है? पोटेशियम की नॉर्मल रेंज ये है 3.5, यानी ब्लड लेवल 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि ये आपको याद रहना चाहिए। 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से लेकर 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक, तो इस रेंज में रहना चाहिए। अगर पोटेशियम लेवल 5 से ऊपर जा रहा है तो फिर हम इसको हाइपरकैलीमिया कहेंगे। अच्छा, इफ पोटेशियम इंटेक इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड और बॉडी पोटेशियम इज नॉट रिमूव्ड, हाइपरकैलीमिया रिजल्ट्स। और पोटेशियम इंटेक बंद करें आप, पोटेशियम की डाइट ऐसी बंद करें लाइक, क्योंकि जैसे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, और जो पोटेशियम लेवल है उसको कम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो हाइपरकैलीमिया होगा। विदाउट ट्रीटमेंट हाइपरकैलीमिया में लीड टू न्यूरोमस्कुलर डिप्रेशन एंड पैरालिसिस। ठीक है, लाजिम बात है, जब सोडियम अंदर चला जाएगा, पोटेशियम बाहर आ जाएगा, तो पोटेशियम का कामिंग इफेक्ट होता है नर्व पे, तो इसी वजह से न्यूरो मसल्स पे ये डिप्रेसिंग इफेक्ट करेंगे। नर्व जब नहीं काम करेंगी तो यानी कामिंग इफेक्ट आएगा तो पैरालाइज होंगी। इम्पेयर्ड कार्डिक कंडक्शन, कार्डिक कंडक्शन भी, क्योंकि हार्ट का भी जो नर्वस सिस्टम है, जो कंडक्शन सिस्टम है एसए नोड एवी नेट का, वो नॉर्मल सोडियम लेवल और नॉर्मल पोटेशियम लेवल पर बेस करता है। जब कार्डिक नर्वस सिस्टम जो होगा वो कार्डिक कंडक्शन इम्पेयर होगी तो कार्डिक एरिथमिया भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस, वहाँ पे भी क्योंकि न्यूरोमस्कुलर डिप्रेशन है, कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है पेशेंट को, एंड अल्टीमेटली डेथ। तो यानी ये इतना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है कि इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हमें पोटेशियम के लेवल पर बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटरिंग रखनी होगी और सोडियम लेवल पर भी, क्योंकि कोशिश करनी है कि ये इलेक्ट्रोलाइट लेवल को नॉर्मल हम जल्द से जल्द करें। तो ये जो था हमारा इनिशिएटिंग फेज है। इसके बाद सेकंड फेज है, दैट इज कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी में मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज की अगर हम बात करें, दिस फेज बिगिंस व्हेन यूरिन आउटपुट राइजेस अबव 500 ml पर डे। यानी अब क्या हुआ, यूरिन आउटपुट बढ़ना शुरू हो गया। 5 उसमें हम देखा था ना कि 400 ml पर डे था, तो 500 ml पर डे या इससे अबव चला गया। टिपिकली आफ्टर सेवरल डेज ऑफ ओलिगोयूरिया, यानी उस समय हमने बात की थी ना कि चंद घंटों से लेके चंद हफ्तों तक ये ओलिगोयूरिया रह सकता है। तो वो फेज खत्म हो गया ओलिगोयूरिया, अब ये ओलिगोयूरिया खत्म होता जा रहा है और जो यूरिन आउटपुट है वो धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा है। ए राइज इन यूरिन आउटपुट और ए डायूरेटिक रिस्पॉन्स में नॉट बी सीन इन नॉन ओलिगोयूरिक पेशेंट्स। अच्छा, यहाँ पे ये कि राइज इन यूरिन आउटपुट और डायूरेटिक रिस्पॉन्स में नॉट बी सीन इन नॉन ओलिगोयूरिक पेशेंट्स। हमने ये भी बात की थी कि कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जिनको ओलिगोयूरिया नहीं होगा लेकिन वो एक्यूट रीनल फेलियर के केस होंगे। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि यूरिन आउटपुट राइज या डायूरेटिक देने से यूरिन आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन पेशेंट्स में जो कि नॉन ओलिगोयूरिक है। तो यानी उन पेशेंट्स में हमें डायूरेटिक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट डज नॉट सिग्नल रिकवरी ऑफ रीनल फंक्शन। लेकिन ये भी बात हम अपने जहन में इस वक्त रखें कि ये मेंटेनेंस फेज है, अभी रिकवरी नहीं हुई है। अगर यूरिन आउटपुट अभी बढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिकवरी ऑफ रीनल फंक्शन हो गई है। इसके बाद है यूरिन आउटपुट राइजेस इन इंक्रीमेंट ऑफ सेवरल मिलीलीटर टू 300 to 500 ml पर डे। यानी यूरिन आउटपुट ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चंद ml पर डे से लेके 300 से 500 ml पर डे तक ग्रेजुअली डे बाय डे बढ़ता चला जाएगा। यूरिन आउटपुट में डबल फ्रॉम डे टू डे इन इनिशियल रिकवरी पीरियड। शुरू की रिकवरी पीरियड में यूरिन आउटपुट जितना था उससे डबल हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होगा। इसके अलावा एजोटीमिया एंड एसोसिएटेड लेबोरेटरी फाइंडिंग, ठीक है, यानी यूरिन हाई यूरिया लेवल और अदर लेबोरेटरी फाइंडिंग्स जिसमें आपके ये क्रिएटिनिन था, फॉस्फेट था, में परसिस्ट, अभी भी बरकरार रहेंगे अंटिल यूरिन आउटपुट रीचेस 1000 to
2000 ml पर डे, जब तक के यूरिन आउटपुट जो है वो 1 लीटर से 2 लीटर पर डे तक नहीं आ जाता, यानी 1000 से 2000 ml पर डे तक नहीं आ जाता। जब तक जो है वो ये जो होगा यूरिया लेवल, क्रिएटिनिन लेवल, ये जो हमने यहाँ पे देखे थे, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, सीरम क्रिएटिनिन, सल्फेट, फॉस्फेट एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, ये जब तक नॉर्मल नहीं होंगे, जब तक ये लेबोरेटरी फाइंडिंग्स नॉर्मल नहीं होगी, जब तक किडनी फंक्शन जो होगा या यूरिन आउटपुट जो होगा वो मोर देन 1 लीटर तक नहीं पहुंच जाता। द मेंटेनेंस फेज कैरीज ए रिस्क ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज, इसमें भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज यानी वही सोडियम पोटेशियम का डिस्टर्बेंसेस होंगी, जीआई ब्लीडिंग भी हो सकती है, infection and respiratory failure. That is why such patient should be admitted in ICU to closely monitor, ताकि वो पेशेंट को ये एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप ना हो, क्योंकि जीआई ब्लीडिंग भी अगर ज़्यादा होगी तो उससे भी पेशेंट की डेथ हो सकती है, इन्फेक्शन कोई सीवियर हो गया तो उससे भी डेथ हो सकती है, और रेस्पिरेटरी फेलियर से भी पेशेंट की डेथ वाकई हो सकती है। तो इन तमाम कंडीशन की वजह से, इसी वजह से हमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, और इस मॉनिटरिंग के लिए ये ज़रूरी है कि पेशेंट मस्ट बी एडमिटेड टू ICU इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग एक्यूट रीनल फेलियर। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड फेज है दैट इज़ कॉल्ड रिकवरी फेज, जो पैथोफिजियोलॉजी है इसकी एक्यूट रीनल फेलियर की, दैट इज़ उसमें जो थर्ड फेज है दैट इज कॉल्ड रिकवरी फेज। अब अगर हम रिकवरी फेज की बात करें तो ड्यूरिंग द रिकवरी फेज रीनल फंक्शन ग्रेजुअली रिटर्न्स टू नॉर्मल। ऐसा नहीं होगा कि ऑल ऑफ ए सडन बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये नॉर्मल होना शुरू होगा। मोस्ट रिकवर्ड रीनल फंक्शंस अपीयर इन फर्स्ट 2 वीक्स, ठीक है, ज़्यादातर जो रीनल फंक्शन रिकवरी का जो होता है, रिकवर्ड रीनल फंक्शन अपीयर्स इन फर्स्ट 2 वीक्स, पहले 2 हफ्ते में वो हो जाता है। हाउएवर रिकवरी ऑफ रीनल फंक्शन में कंटिन्यू फॉर ईयर, यानी ठीक है वो हो जाता है, लेकिन जो फुल रिकवरी तो मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल सारे के सारे नेफ्रॉन नॉर्मल हो जाते हैं और पेशेंट का जो किडनी फंक्शन है वो बिल्कुल 100% उसी लेवल पर आ जाता है जिस लेवल पर वो ARF में जाने से पहले था, ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, शायद अगर अर्ली एज हो, यानी कोई बच्चा हो, तो शायद उसमें तो शायद ऐसा हो सकता हो, लेकिन अगर ये लेट एज में होगा यानी आफ्टर 35-40 ईयर्स, तो फिर ये तो नहीं कह सकते आप कि उसकी किडनी फंक्शन बिल्कुल 100% नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इनिशियल रिकवरी बहुत तेज़ी से होगी और फिर बाकी रिकवरी होगी उसमें साल भर तक लग सकता है, और वो रिकवरी होने के बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि नाउ द किडनी फंक्शन इज 100%, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि रेजिडुअल एम्पेयरमेंट, ठीक है, रेजिडुअल एम्पेयरमेंट में परसिस्ट इंडेफिनेटली, यानी बाकी जो आहिस्ता आहिस्ता रेजिडुअल जो अपनी किडनी की एम्पेयरमेंट है, जो यानी जो मैंने वही कहा कि जो है कुछ ना कुछ बाकी रह जाती है, कुछ ना कुछ एम्पेयरमेंट बाकी रह जाती है, तो वो जो एम्पेयरमेंट है वो परसिस्ट करेगी इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली का मतलब है कोई आपके पास इसका टाइम फ्रेम नहीं है कि ये कब तक रहेगी। हो सकता है जल्दी ठीक हो जाए, हो सकता है 1 साल के अंदर ही ठीक हो जाए, हो सकता है 2 साल में ठीक हो जाए, हो सकता है 5 साल में ठीक हो जाए, और ये भी हो सकता है लाइफ लॉन्ग ये इम्पेयरमेंट ही रहे और ये रिकवरी ना हो सके। अच्छा, एक और पॉइंट मैं बताता चलूँ कि देखिए, दैट इज़ बाय द ग्रेस ऑफ ऑल माइटी अल्लाह, कि हमारी जो किडनी होती है ना, वो जो उसकी जो फंक्शनिंग होती है ना, जो फंक्शनिंग नेफ्रॉन होते हैं वो 80% काम कर रहे होते हैं, यानी जो एक हेल्दी इंडिविजुअल होता है उसकी किडनी में 80% के नेफ्रॉन जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, 20% जो होते हैं वो रिजर्व के तौर पर रहते हैं। वो ठीक होते हैं, एबनॉर्मल नहीं होते, लेकिन वो रिजर्व के तौर पर रहते हैं। अच्छा, अब वो रिजर्व के तौर पर जो रहते हैं उनका फंक्शन ही यही है कि जब गॉड फॉरबिडन अगर किडनी फंक्शन इम्पेयर हो जाए और
मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन जो कि 80% में थे वो काम करना बंद कर दें, और काम करना बंद करने के बाद अब किडनी से बहरहाल नाइट्रोजनस वेस्ट को तो निकालना है, तो उस सूरत में फिर वो जो 20% सेल्स जो होते हैं वो अब काम करना शुरू कर देते हैं, यानी वो रिजर्व सेल्स अब जो है वो अपना फंक्शनिंग देना शुरू कर देते हैं, ताकि जो है वो कोई भी इंडिविजुअल जो हो वो नॉर्मल लाइफ गुजार सके या कम से कम नॉर्मल के करीब लाइफ गुजार सके, और उसका किडनी उसकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट ना हो। तो दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह कि हमारी जो है वो बॉडी में जो है वो 20% जो नेफ्रॉन होते हैं वो इसी रिजर्व सिचुएशन के लिए होते हैं कि अगर हमारी जो 80% फंक्शनिंग सेल्स हैं उनका मेजर पार्ट काम करना बंद कर दे, इम्पेयरमेंट हो जाए, तो उस सूरत में जो होगा वो 20% सेल्स जो होंगे वो काम करना शुरू कर देंगे। तो ये जो था बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी और द फेजेस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। इसके बाद है क्लिनिकल एवेल्युएशन कि क्लिनिकल एवेल्युएशन क्या करता है। ठीक है, अच्छा, क्लिनिकल एवेल्युएशन के लिए जनरल रूल तो वही है HPLC, यानी पेशेंट की हिस्ट्री। HPLC का मतलब है हिस्ट्री, P स्टैंड्स फॉर फिजिकल फाइंडिंग या फिजिकल एग्जामिनेशन, L लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स यानी लेबॉर्ट्री डेटा, लेबॉर्ट्री जो आपने लेबॉर्ट्री टेस्ट कराएं, ठीक है। C स्टैंड्स फॉर कंक्लूजन, और फिर उसका कंक्लूजन के बाद उसकी जो भी आपने ट्रीटमेंट करनी है। एनीवे, हम इस फर्स्ट लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से, सेकंड लेक्चर से वी विल कंटिन्यू विद क्लिनिकल एवेल्युएशन। थैंक यू वेरी मच।